तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री को, जिसका नाम है आवर फादर। अब इस डॉक्यूमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पर एक कल्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसको कल्ट माना जाए ना माना जाए ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ हुआ है वो काफी ज्यादा गलत है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली भी रियल स्टोरी काफी पसंद आएगी। आवर फादर डॉक्यूमेंट्री की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसके अलावा मैंने हाल ही में ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज को भी कवर किया है जिनको आपने काफी पसंद किया था, तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो उनको भी जाकर देख लेना। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जकोबा, जो कि अपने बारे में ये बताती है कि बचपन से ही वो खुद को अपनी फैमिली से थोड़ा अलग समझती है, क्योंकि उसके हेयर और आई कलर फैमिली के बाकी लोगों से मैच नहीं होते थे और वो अपनी माँ से बार बार पूछती थी कि क्या वो एडॉप्टेड है। और एक दिन उसकी माँ डेबी ने उसको सच बता ही दिया कि जकोबा को कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड में कुछ कमी थी। और उन्होंने डॉक्टर डोनाल्ड क्लाइन से कॉन्टेक्ट किया, जिन्होंने डोनर स्पर्म का यूज किया और उन्होंने बताया कि जो डोनर वो ढूंढेंगे वो डेबी के हस्बैंड के जैसा ही लगता है, जिसको सुनकर डेबी काफी खुश हो जाती है। और डॉक्टर क्लाइन ने अपना प्रोसीजर किया, जिसके चलते डेबी प्रेग्नेंट हो गई और ये चीज आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहलाती है। डेबी के प्रेग्नेंट होने के बाद फिर जकोबा का जन्म हुआ, जिससे सब बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और धीरे धीरे जकोबा बड़ी होती गई। जकोबा ये बताती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसके कोई भाई बहन हो, और 1999 के टाइम पर कमर्शियल DNA टेस्टिंग नहीं होती थी। वो आगे ये बोलती है कि उस टाइम मॉम से डॉक्टर क्लाइन ने ये कहा था कि मेडिकल स्टूडेंट के सैंपल्स का वो यूज करने वाले हैं प्रोसीजर के लिए, और किसी भी पर्सन का सैंपल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता था। तो जकोबा ये सोचती है कि उसके 1-2 भाई बहन तो होने ही चाहिए। अब उसने डॉक्टर क्लाइन से कांटेक्ट किया 1999 के टाइम पर, बट तब उन्होंने ये बताया कि जकोबा की माँ के रिकॉर्ड मिट गए हैं, जो कि काफी पुराने थे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। हम एक प्रोमो को देखते हैं 1987 के टाइम पर, जिसमें डॉक्टर क्लाइन और उनके क्लिनिक के बारे में एड चल रही थी, जहां पर डॉक्टर क्लाइन इनफर्टिलिटी का इलाज किया करते थे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे थे, जिससे उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आया करते थे और वो इंडियानापोलिस टाउन में धीरे धीरे फेमस होते जा रहे थे। और आज की तारीख में वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती बन चुके हैं वहां पर, जिनका बहुत ही मान सम्मान भी है। अब हम देखते हैं जैन शोर को, जो कि 1981 से 1994 तक डॉक्टर क्लाइन के क्लिनिक में नर्स हुआ करती थी, और डॉक्टर रॉबर्ट क्लोवर को, जो कि 1987 से 1991 तक डॉक्टर क्लाइन के साथ काम किया करते थे। अब नर्स जैन और डॉक्टर रॉबर्ट जरूर डॉक्टर क्लाइन के साथ में काम किया करते थे, लेकिन उन लोगों को कुछ खास पता नहीं होता था प्रोसीजर के बारे में, और ज्यादातर चीजें डॉक्टर क्लाइन खुद से ही किया करते थे। जो सैंपल यूज किए जाते थे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के लिए वो फ्रेश ही होते थे, और जैन हॉस्पिटल से मेडिकल स्टूडेंट्स के सैंपल्स लाने का काम किया करती थी, और डॉक्टर रॉबर्ट पेशेंट्स को संभालने, उन्हें प्रोसीजर के बारे में बताने का काम किया करते थे, और बाकी जरूरी चीजें डॉक्टर क्लाइन ही किया करते। अब हम ऑडियंस के लिए एक खास चीज ये है कि ये एक रियल डॉक्यूमेंट्री है और इसमें नॉर्मल कहानी की तरह अलग अलग एक्ट्स नहीं होंगे। ये कहानी कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, और जकोबा, जिसको हम मेन लीड बोल सकते हैं, उसके भाई बहन एक एक करके सामने आते जाएंगे कि वो कितने हैं और 3 से ज्यादा कैसे हैं। अब हम देखते हैं 2 लेडीज को, जो कि अपनी कहानी बताती हैं, जिसमें पहली लेडी लिज वाइट के हस्बैंड में कुछ कमी थी और वो डॉक्टर क्लाइन के पास जाती हैं इसी प्रोसीजर के लिए, क्योंकि वही इस चीज के अंदर एब्सोल्यूट बेस्ट होते हैं। और उन्होंने किसी का सैंपल यूज करके उस लेडी को प्रेग्नेंट कर दिया और वो लेडी भी काफी खुश थी इस चीज से। वहीं पर अब एक दूसरी लेडी डायना होती है, जो कि ये बताती है कि उसके पति बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो बस बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी, और वो डॉक्टर क्लाइन के पास में जाती है, जो कि अपने ही हस्बैंड का सैंपल लेकर गई थी, और उसके हस्बैंड के सैंपल को उसके अंदर इंजेक्ट किया गया था, जिससे वो भी प्रेग्नेंट हो गई। अब साल आ जाता है 2014 और अब मार्केट के अंदर कमर्शियल DNA टेस्टिंग आ चुकी थी, जिससे लोग अपने DNA टेस्ट करवाकर अपने फैमिली ट्री के बारे में जान सकते थे, खोए हुए रिश्तेदारों के बारे में जान सकते थे। अब जकोबा, जिसको हमेशा से ही अपने भाई बहनों से मिलने में इंटरेस्ट होता है, वो जाती है सीधा इस टेस्टिंग को करवाने के लिए, और उसको पता चलता है कि उसके 7 भाई बहन और हैं। जी हाँ, यानी कि जहाँ पर वो DNA टेस्टिंग कराने गई थी वहां पर 7 लोगों से उसके DNA मैच हो रहे थे। पहले तो जकोबा को अपने सिबलिंग्स को ढूंढकर खुशी होती है, लेकिन अगले ही पल वो परेशान हो गई कि अगर एक आदमी का सैंपल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता तो जकोबा के अलावा 7 और बच्चे कैसे हैं
सेम ही पर्सन के। हम जैन और रॉबर्ट से सुनते हैं कि एक आदमी के सैंपल को 3 बार से ज्यादा ना यूज करने के पीछे एक ही लॉजिक था, क्योंकि अगर एक आदमी का सैंपल ज्यादा बार यूज किया जाएगा तो उसके बच्चे एक इलाके में ढेर सारे हो जाएंगे और फिर इससे सिबलिंग्स के बीच में शादी और रिलेशन जैसी चीज भी हो सकती है, क्योंकि उनको थोड़ी पता होगा कि वो कौन है और उनके फादर भी कौन है। साथ ही साथ यहाँ पर बीमारियां भी ट्रांसफर हो सकती हैं जो कि जेनेटिक हो सकती हैं। जकोबा परेशान हो गई थी, एक आदमी के एक से ज्यादा बच्चे हैं और ये चीज तो गलत है, इसलिए उसने अपने मिले हुए सिबलिंग से कांटेक्ट करना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिससे उन्हें उस डोनर के बारे में पता चल जाए जिसका सैंपल इतनी बार यूज हुआ था। यानी कि यहाँ पर डोनर को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था कि वो डोनर था कौन। अब इस इन्वेस्टिगेशन में जकोबा डोनर यानी कि फादर के डीएनए ट्री को चेक करती है, तो वहां पर उसको एक लेडी मिलती है सिल्विया नाम की, और उसने भी अपना डीएनए टेस्ट करवाया था। क्योंकि ये चीज काफी नई थी तो सारे लोग वहां पर आ गए थे। अब सिल्विया से बात करते हुए जकोबा ने उसकी फैमिली ट्री के बारे में पूछा और सिल्विया ने अपनी फैमिली ट्री के बारे में बताया और नाम सामने आया स्विनफोर्ड का, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर क्लाइन की मदर का मेडन नेम था। जकोबा से सिल्विया ने पूछा डॉक्टर क्लाइन के बारे में, तो उसने बताया कि डॉक्टर क्लाइन असल में उसके कजन है। और ये सुनकर जकोबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस चीज का ही उसको डर था। उन लोगों को लगा कहीं डॉक्टर ही तो उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, और ये चीज सच होती जा रही थी, जिससे कि जकोबा परेशान हो गई और बाकी सब लोग भी शॉक्ड थे कि डॉक्टर क्लाइन ने डोनर के नाम पर झूठ बोला और उन्होंने अपना ही सैंपल यूज किया और पता नहीं कब तक यूज किया होगा। जकोबा परेशान थी और जो डॉक्टर क्लाइन ने किया वो गलत था, इसलिए जकोबा ने अटॉर्नी जनरल को मेल करके डॉक्टर क्लाइन की कंप्लेंट करी, लेकिन उसका कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में बहुत सारे कॉल्स किए, लेकिन तब भी उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। साथ ही साथ उसने ढेर सारे मीडिया हाउसेस से भी संपर्क किया, लेकिन हर जगह से उसको निराशा ही हाथ लगी। अब उसे एंजेला गनोटे के बारे में पता चलता है, जो कि एक बड़े न्यूज चैनल के लिए एंकर थी और एक बड़ी पोस्ट पर भी थी, और उसने एंजेला से कांटेक्ट करके उसे इस केस के बारे में बताया। एंजेला ने जब ये सुना तो उसको भी शॉक लगा कि ये सब कैसे हो रहा है, और उसने डॉक्टर क्लाइन से बात करी और सच पूछा तो उसने सीधा मना कर दिया और बोला कि वो फादर है ही नहीं और एक डोनर के एक से ज्यादा बच्चे हो ही नहीं सकते। एंजेला उससे बोलती है कि बच्चों के डीएनए रिपोर्ट्स उसके पास में है और क्लाइन अपना डीएनए टेस्ट दे दे ताकि ये साबित हो जाए कि वो फादर नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्लाइन ने डीएनए टेस्ट के लिए साफ मना कर दिया। एंजेला ने न्यूज तो चला दी कि एक डोनर से ढेर सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन क्लाइन का नाम वो मेंशन नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ही बड़ी हस्ती थे। जकोबा को भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था और उसके एक सिबलिंग ने क्लाइन की फैमिली से कांटेक्ट किया और जकोबा क्लाइन के बच्चों डग और डोना और वाइफ ऑड्री से भी मिली। डग ने जकोबा को ये बताया कि उसने क्लाइन से बात किया और उसने बायोलॉजिकल फादर होने से साफ इनकार कर दिया और ये बताया है कि क्लाइन का सैंपल भी यूज होता था, लेकिन सिर्फ तब जब कोई डोनर अवेलेबल ना हो और उनके 10 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन तभी सामने आ जाती है 14 सिबलिंग जूली, जो कि एक दिन टीवी पर न्यूज देख रही थी और उसके हस्बैंड ने टीवी पर जकोबा को देखकर बताया कि जकोबा का चेहरा तो जूली से मिलता है। और जूली ने अपनी मॉम से बात की और उनकी मॉम है डायना, जिसने अपने हस्बैंड का सैंपल दिया था, तो कोई टेंशन वाली बात तो थी ही नहीं। और ये डायना वही है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। जूली अब नॉर्मल होकर अपना डीएनए टेस्ट करवाने जाती है ताकि उसका डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन शॉकिंगली उनको ये पता चलता है कि उसके फादर का सैंपल यूज हुआ ही नहीं था, यानी कि जो उसके फादर हैं वो उसके फादर है ही नहीं। डायना और जूली को जब ये पता चलता है तब उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है और डायना ने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो वो भी दुखी हो गया था, क्योंकि एक दिन में ही सब कुछ बदल गया। क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल यूज किया जाना था वो डायना के हस्बैंड का होना था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर क्लाइन ने अपना सैंपल यूज कर लिया था, तो यहाँ पर जूली के फादर भी डॉक्टर क्लाइन ही थे, यानी कि बायोलॉजिकल फादर। जकोबा ने अब डग से बात करी और कुछ और सिबलिंग के साथ मिलकर डॉक्टर क्लाइन के साथ में मीटिंग फिक्स करवाई, क्योंकि उन लोगों के बहुत सारे सवाल थे। अब एक दिन जकोबा और उसके 5 और सिबलिंग डॉक्टर क्लाइन से मिले और जब डॉक्टर क्लाइन वहां पर आए तो वो एकदम नॉर्मल थे, उनके चेहरे पर कोई भी शिकस्त नहीं थी और वो अपने पास एक लाइसेंस्ड गन भी रखा करते थे। वो सब बच्चों के नाम पूछने लगते हैं, सब क्या काम करते हैं ये सब पूछते हैं और एक लिस्ट बनाने लगते हैं, जैसे वो सब बच्चों को रैंक कर रहे हों कि कौन सा बच्चा कहां पर पहुंचा है लाइफ में। उसने ज्यादा कुछ बात नहीं करी और इतना ही बताया कि उसने अपना सैंपल सिर्फ इसलिए यूज किया कि उसको ये लगा कि उन मदर्स को बच्चे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और ज्यादा से ज्यादा 15 बच्चे ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पर रुक जाने वाली थी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब सामने आ जाता है 17 सिबलिंग, जो कि मैट वाइट लिज वाइट का बेटा था। और लिज अपनी कहानी बताती है कि जब वो इलाज के लिए जाती थी और 14 बार लगभग वो प्रोसीजर चला, तब डॉक्टर क्लाइन किसी और रूम में जाते थे और खुद का ही सैंपल लेते थे और जब वो प्रोसीजर कर रहे होते थे तब वो उसी फीलिंग में रहते होंगे जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी
बेटे के टाइम पर रहती थी। और ये सोचकर लिज को बहुत दुख होता है कि टेक्निकली उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और मैट भी इस चीज से दुखी था कि उसकी मदर की मर्जी के बिना डॉक्टर क्लाइन ने अपना सैंपल यूज कर लिया। अब क्लिनिक पर ज्यादातर टाइम डॉक्टर क्लाइन अकेले ही रहा करते थे और वही हर चीज मैनेज किया करते थे। नर्स जैन और रॉबर्ट ज्यादा अंदर तक किसी चीज में इन्वॉल्व थे ही नहीं और ना ही डॉक्टर क्लाइन ने उनको होने दिया, जिसका रीजन साफ साफ यहाँ पर है। असल में डॉक्टर क्लाइन अपने काम से काम रखते थे और क्या हो रहा है किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब डॉक्टर क्लाइन के बारे में हमको एक और चीज पता चलती है कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट माना करते थे और अपने आगे वो सबको कम समझते और वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और गुस्से वाले आदमी थे। अब हम देखते हैं कि एंजेला ने उनसे फिर से बात की, यानी कि डॉक्टर क्लाइन से। तो वो ये बताते हैं कि वो हिपा लॉ के तहत प्रोटेक्टेड हैं और अगर एंजेला और उसके चैनल ने उस पर कोई भी न्यूज कवर करी तो वो उन पर केस कर देगा। क्लाइन ने अब जकोबा को कॉल किया और उसको ये बोला कि वो न्यूज में चीजें बताना बंद कर दे और अगर सब कुछ बाहर आ जाएगा तो क्लाइन की वाइफ को पता चलेगा और उसकी शादी खराब हो सकती है और समाज में उसकी इज्जत है वो भी चली जाएगी। और डॉक्टर क्लाइन जकोबा पर दबाव डालते जा रहे थे इन सब चीजों का, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस मैटर को छोड़ दे और इस बात को भुला दे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी और वो पीछे भी हटने वाली नहीं थी। जकोबा अब अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में फिर से कॉल्स करती है, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं था। उसने अब क्लाइन के बारे में और रिसर्च करना शुरू कर दिया, यानी कि न्यूज आर्टिकल्स ढूंढे, ब्लॉग्स ढूंढे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पता लगाया जहां पर डॉक्टर क्लाइन जाया करते थे और भी बहुत सारी चीजें। अब सामने आती है अचानक से ही 22nd सिबलिंग, जी हाँ 22nd, जिसका नाम होता है हेदर वुक और उसका भी डीएनए टेस्ट किया गया था, जिससे ये पता चला कि वो अपने फादर के सैंपल से नहीं पैदा हुई है और वो भी डॉक्टर क्लाइन के ही सैंपल से पैदा हुई थी और अब उसकी भी दुनिया बदल रही थी। जकोबा और जूली ने हेदर से कांटेक्ट किया, लेकिन हेदर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और उसने उनसे कुछ वक्त मांगा चीजों को प्रोसेस करने के लिए और कुछ महीनों बाद उसने बात की उन दोनों से। कुछ ही टाइम के बाद में सामने आती है 33rd सिबलिंग लीजा। जी हाँ, असल में लीजा के हस्बैंड जूली की बेटी के टीचर थे और उन दोनों की बेटियां आपस में अच्छी दोस्त भी थीं। जूली वही है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लीजा अपने बारे में बताती है कि उसने अपनी मदर से बात की तो मदर ने ये बताया कि जब भी वो डॉक्टर क्लाइन के पास में जाया करती थी तो उसके हस्बैंड यानी कि लीजा के फादर साथ में होते थे और वो अपना सैंपल भी दिया करते थे। लीजा ये बोलती है कि उनको हमेशा यही लगता रहा कि उसके फादर के सैंपल से ही वो पैदा हुई थी, लेकिन अब सच यहाँ पर सामने आ रहा है कि डॉक्टर क्लाइन ने अपने ही सैंपल यूज किए थे। और ये भी हमको पता चलता है कि इंडियानापोलिस 30 किलोमीटर में ही फैला हुआ है और टाउन के अंदर ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह से डॉक्टर क्लाइन से ही कनेक्टेड हैं। और अब सभी लोग और सिबलिंग्स अपने बच्चों को नसीहत देते हैं कि डेटिंग वगैरह वो जरा जांच पड़ताल करके ही करें और उन्हें खुद भी यही लगने लगा था कि जिनके साथ वो लोग आज तक रिलेशनशिप में आए थे कहीं वो उनके सिबलिंग ही ना निकल जाएं, क्योंकि डॉक्टर क्लाइन ने यहाँ पर ढेर सारी चीजें फैला रखी थी। वो कहते हैं ना कि कारोबार काफी फैला हुआ है, बिल्कुल वही वाला हिसाब है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक रियल केस है, तो सोचो कितना शॉकिंग होगा ये। खैर सभी सिबलिंग्स जो कि आज मिले हैं उन्होंने पहले एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखा था, उनसे मिले थे। खैर कुछ ही टाइम के बाद में न्यूज एंकर एंजेला ने डॉक्टर क्लाइन से फिर से कांटेक्ट किया। अब उसने डॉक्टर क्लाइन को ये बताया कि वो अपने चैनल के ऊपर न्यूज को चलाने वाली है, जिससे डॉक्टर क्लाइन का नाम भी वो सबको बता देगी। जिसके बाद में डॉक्टर क्लाइन उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। वो डॉक्टर क्लाइन से मिलती है और डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि वो न्यूज को ना दिखाए क्योंकि इससे उसकी शादी टूट जाएगी और बदनामी भी होगी। वो चर्च में एल्डर है और उसकी सारी की सारी इमेज और उसका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। अब डॉक्टर क्लाइन ने उन बच्चों को भी डराना शुरू कर दिया, लाइक जकोबा की कार के टायर्स के नट्स निकाल दिए जिससे उसका एक्सीडेंट हो सकता था और वो मर सकती थी, और किसी और बच्चे के सिस्टम को हैक करवाकर अपने नाम के फोल्डर के सारे सबूत और मेल्स डिलीट करवा दिए और बाकी बच्चों को धमकी भरे कॉल्स करवाए। जकोबा अब डॉक्टर क्लाइन के एक किस्से के बारे में जानती है कि 1963 के टाइम पर डॉक्टर क्लाइन ड्राइव कर रहा था और तब अचानक से ही उसकी कार के सामने एक बच्ची आ गई और ऑन द स्पॉट उस बच्ची की डेथ भी हो गई। अब ये एक एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर क्लाइन को सजा तो नहीं होती, लेकिन उस दिन के बाद से उसे गॉड मिल गए और वो डिवोशन में लग गया। अब क्लाइन के यंग एज के टाइम के फॉर्मल कलीग्स मार्क और उसकी वाइफ ये बताते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद में क्लाइन ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हो गया, चर्च जाने लगा। उसने काफी सारी रिलीजियस किताबें पढ़ी और वो लगातार चर्च जाया करता था और वो ये समझता था कि इससे वो पछतावा कर लेगा और अनजाने में उसने एक जिंदगी ले ली थी, तो अब वो नई जिंदगी बनाएगा जो कि उसकी सोच थी। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी सोच और डोनर वाली चीजें कहां से उसके दिमाग में आई थी। हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि ये बताते हैं कि क्लाइन ने चर्च में बहुत ही ज्यादा टाइम दिया था तो उसे वहां का एल्डर बना दिया गया और वो बैप्टिज्म्स वगैरह भी करवाया करता था लोगों का। और अब सामने आ जाता है 48th सिबलिंग
प्लेइंग जेसन। जी हाँ, 48 यानी कि हाफ सेंचुरी होने वाली है। अब यहाँ पर जो क्लाइंट की रिलीजियस फेथ वाली चीजें हैं ना, वो सारी झूठी हैं, क्योंकि वो लगातार झूठ बोलता आ रहा था। पहले उसने ये बोला कि एक सैंपल एक से ज्यादा बार यूज नहीं हो सकता, फिर 3, फिर 7, 15, 20, 25 और अब 50 होने वाले हैं। एनीवेज जकोबा जेसन से मिलती है और उसे इस केस के बारे में सब कुछ बताती है और डॉक्टर क्लाइन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाती है, जिसमें एक में वो ये बोलता है कि तुम्हारी माँ के अंदर भेजने से पहले वो तुम्हें जानता है। और ये लाइन एक रिलीजियस बुक की लाइन है और वो आगे बोलता है कि किसी बच्चे का जन्म गलती से नहीं होता, उसे बनाया जाता है। अब सभी लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है कि डॉक्टर क्लाइन गॉड के नाम पर ये सब कर रहा है और अपने काले कारनामों को गॉड का संकेत बता रहा है। कुछ ही टाइम के बाद में जकोबा को अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से एक मेल मिला जो कि किसी काम का नहीं था, लेकिन जकोबा ढूंढने लगी कि ये मेल किसने भेजा है और उसको एक मेल के अंदर एक अजीब सा वर्ड मिलता है जो कि था क्विवरफुल। और उसने गूगल पर इस वर्ड के बारे में पता लगाया। उसको पता चला कि ये जो वर्ड है ना, ये एक कल्ट है जिसका काम है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना और इन बच्चों का यूज उनके पिता वॉरियर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिनको वो गॉड के वॉरियर्स के रूप में आगे भेजते हैं और वो बच्चे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा कर कर गॉड का काम करेंगे और पूरा का पूरा सिविल लॉ बदल डालेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि ये डॉक्टर क्लाइन के दिमाग की उपज है, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा बद दिमाग कल्ट निकल आया। और शुरुआत में मैं इस डॉक्यूमेंट्री को कवर करने नहीं वाला था, लेकिन जब यहाँ पर कल्ट का एंगल मुझे दिखा तो मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए। अब आगे हमको ये भी पता चलता है कि जिस लाइन को डॉक्टर क्लाइन यूज करते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ में भेजने से पहले तुमको जानता हूँ, उस लाइन का यूज ये कल्ट भी करता है और ये उस कल्ट की टैग लाइन है। तो क्या क्लाइन भी इस कल्ट का हिस्सा हो सकता है? अब टाइम बीतता चला गया, लेकिन ये लड़ाई जो जकोबा, उसके भाई बहन और एंजेला लड़ रहे थे वो एक जगह पर रुकी हुई थी और वो लोग हार की कगार पर थे। एंजेला मैरियन काउंटी के एक प्रोसिक्यूटर से कांटेक्ट करती है और उसको पूरा केस समझाती है और कुछ ही टाइम के बाद में प्रोसिक्यूटर टिम इस केस के लिए मान जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि तब कोई ऐसा लॉ था ही नहीं कि क्लाइन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस बन सके और यहाँ पर कोई भी लॉ ऐसा नहीं था जिसको डॉक्टर क्लाइन ने तोड़ा हो, यानी कि उसको सेक्सुअल ऑफेंस माना जाए, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो क्लिनिक के अंदर था। उन लेडीज जिनके साथ में ये सब हुआ था उनके साथ जबरदस्ती नहीं हुई थी, यानी कि कोई फिजिकल चीज नहीं थी, लेकिन कंसर्न भी उसका नहीं था कि डॉक्टर क्लाइन अपना सैंपल यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये चीज बहुत सालों बाद सामने आई थी। अब ये बात आगे जाती है, लेकिन इसके तहत केस नहीं बन सकता था। लेकिन डॉक्टर क्लाइन से एक गलती हो गई और वो ये थी कि जब उससे अटॉर्नी जनरल की ओर से पेपर्स पहुंचाए गए कि उन्होंने अपना सैंपल यूज किया, तो उन्होंने उनसे झूठ बोल दिया और ये झूठ बोलना एक बहुत बड़ा ऑफेंस था और इस झूठ के ऊपर ही उन पर केस चलाया गया। क्लाइन से पूछताछ हुई और उन्होंने माना कि उन्होंने गलती करी है, लेकिन यहाँ पर ये जो केस था ना, वो स्टेट की तरफ से उन पर चलाया गया था, ना कि विक्टिम्स की तरफ से। अब डॉक्टर क्लाइन को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और सारे बच्चे और जकोबा भी वहां पर थे, लेकिन वो लोग डॉक्टर क्लाइन से सैंपल यूज करने की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर केस वो था ही नहीं। उनके ऊपर तो केस बना था झूठ बोलने का और जस्टिस को रोकने का। अब कोर्ट हियरिंग हुई और डॉक्टर क्लाइन के नाम से ढेर सारे लेटर्स आने लगे चर्च में कि उनके साथ नरमी बरती जाए और उन लेटर्स के अंदर ढेर सारे लेटर्स लॉयर्स के थे। अब जकोबा और सभी बच्चे इस चीज से दुखी थे कि उनके और उनकी मदर के साथ में जो कुछ हुआ उसका इंसाफ उनको नहीं मिल रहा है और खुद जज भी यहाँ पर डॉक्टर क्लाइन के लिए इमोशनल हो जाती है और उनको सिर्फ $500 का जुर्माना होता है। डॉक्टर क्लाइन यहाँ पर आसानी से इस केस से निकल जाते हैं और असल में यहाँ पर उनकी पोजीशन और उनके नाम ने एक बड़े केस को छोटे रूप में तब्दील कर दिया था। धीरे धीरे और भी बच्चे सामने आते गए और सब बच्चों के अंदर कुछ कुछ बीमारियां थी और ये बीमारियां उनको डॉक्टर क्लाइन से ही मिली थी, जो कि जेनेटिक थी। मार्क और शरीन बताते हैं कि क्लाइन के जो डिसऑर्डर्स थे उनसे उनका करियर खराब ना हो, इसलिए उन्होंने ही उनको सही डॉक्टर सजेस्ट किया। अब सामने आ जाती है 61st सिबलिंग एलिसन, जो कि मार्क और शरीन की ही बेटी थी। जी हाँ, यानी कि उसने अपने कलीग्स तक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि शरीन ने भी डॉक्टर क्लाइन से ही इलाज करवाया था और डॉक्टर क्लाइन ने अपने खास दोस्तों के साथ भी वही गलत काम किया जो कि सबके साथ में किया था। लेकिन और भी बड़ी दुख की बात एलिसन के लिए ये थी कि वो खुद भी डॉक्टर क्लाइन के पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी और वो ये सोचती है कि वो किस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट किया करता था और बायोलॉजिकली वो उसका फादर था और ये सोचकर उसको घिनाने लगती है। हम मार्क और शरीन को देखते हैं जो कि बहुत ही दुखी थे, क्योंकि सबकी तरह उनकी जिंदगियों को भी डॉक्टर क्लाइन ने उजाड़ दिया था। सभी सिबलिंग्स के साथ जकोबा अपनी लड़ाई लड़ रही है और वो काफी टीवी शोज पर जा चुकी है, सबके सामने अपनी और अपने भाई बहनों की बात रख चुकी है और धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने वो लोग अपनी कहानी रख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन उन लोगों को वो इंसाफ मिल जाएगा जो वो लोग डिजर्व करते हैं अपनी माओं के लिए। 2018 में सब
सभी सिबलिंग्स और मदर की लड़ाई एक रंग लाई और अब इंडियानापोलिस में एक लॉ पास हुआ है जिसके तहत डॉक्टर क्लाइन जैसे लोग अपना सैंपल यूज नहीं कर सकते। वो यूज करना इलीगल है, यानी कि कोई भी डॉक्टर खुद का सैंपल यूज नहीं करेगा। लेकिन अभी कोई फेडरल लॉ नहीं बना है। अब इसके बाद में 44 और डॉक्टर्स को अपना सैंपल यूज करने का दोषी ठहराया गया है और ऐसे डॉक्टर्स को बनाने का क्रेडिट डॉक्टर क्लाइन को ही जाता है। और आज तक क्लाइन के 94 से ज्यादा बच्चे सामने आ चुके हैं और गिनती अभी भी चालू है। और बूम, इसी के साथ में ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आवर फादर डॉक्यूमेंट्री की कहानी जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। आप सोचकर देखो कि दिमाग में ये सब चीजें जब चलती हैं तो सोचकर ही घिन आती है कि इस तरह के डॉक्टर्स भी होते हैं। माना कि उसने हेल्प करी, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया कि उसने खुद का ही सैंपल यूज किया है। लाइक 20 साल 25 साल 30 साल बाद लोगों को पता चल रहा है कि उनके बायोलॉजिकल फादर तो कोई और ही हैं। चलो एक चीज होती है कि जो डोनर होता है उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए और उन माओं के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि जिनके खुद के फादर का सैंपल वहां पर ले जाया गया था यूज करने के लिए, लेकिन इस डॉक्टर ने अपना सैंपल यूज कर लिया जस्ट बिकॉज वो किसी कल्ट से बिलोंग करता है या फिर वो खुद को सुपीरियर मानता है, यानी कि खुद के जेनेटिक्स को सुपीरियर मानता है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए